आप सबकी फेवरेट एयरलाइन कौन सी है कमेंट करके बताइए, क्योंकि एयरलाइन की क्वालिटी चाहे कैसी भी हो, उसके फाइनेंशियल्स काफी अलग हो सकते हैं। और आज के वीडियो में हम करेंगे एयरलाइन सेक्टर की एक एनालिसिस। मैं आदित्य अयंगार सीएफए आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप फटाफट से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। भारत में न जाने कितनी एयरलाइंस आई और चली गई। लॉन्ग टर्म में हमारा एविएशन सेक्टर हमेशा से वॉलेटाइल रहा है। गो फर्स्ट, जेट एयरवेज, किंगफिशर, एयर सहारा, ये सारी एयरलाइंस ऑपरेशंस बंद करके डिफंक्ट हो गई। और आज भी हमारा एयरलाइन सेक्टर इतना वॉलेटाइल है कि छोटे से छोटे फाइनेंशियल इवेंट्स शेयर होल्डर्स के लिए काफी बड़े और खतरनाक हो सकते हैं। तो इससे पहले कि हम बात करें एयरलाइन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कब सही होती है, इस सेक्टर के रिस्क को समझते हैं। देखिए, एयरलाइंस को जो सारी रिस्क अफेक्ट करती है वो बहुत ज्यादा ग्लोबल होती है। लेट्स स्टार्ट विद इनपुट रिस्क। अब ये बात तो आप जानते हैं कि फ्लाइट को उड़ाने लगता है फ्यूल, और फ्यूल एक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी होती है। जैसे मान लीजिए जब यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तब फ्यूल प्राइसेस में बड़ी स्पाइक आई और इस स्पाइक से बढ़ गए एयरलाइन के टिकट प्राइसेस। अब देखिए, स्टैटिस्टा के हिसाब से 95% जो सारे लोग एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं वो प्लेजर के लिए या लीजर के लिए ट्रैवल करते हैं, यानी वेकेशन पर जाते हैं। अब जैसे ही एयरलाइन के टिकट प्राइसेस बढ़ते हैं, ये अपनी ट्रैवल को कट बैक कर देते हैं, जिससे अफेक्ट होते हैं एयरलाइन के रेवेन्यूज। इसी के कारण एयरलाइंस अपने इनपुट कॉस्ट को अपने कंज्यूमर्स पर आसानी से पास ऑन नहीं कर सकते। अब एयरलाइन सेक्टर में एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट्स बहुत हाई होते हैं। ये बात तो आप जानते हैं कि प्लेन्स बहुत महंगे होते हैं और इन्हें खरीदना आसान काम नहीं होता। तो एयरलाइन के पास होते हैं दो ऑप्शन, या तो प्लेन्स को लीज पर लिया जा सकता है या फिर आउटराइट खरीदा जा सकता है। दोनों केसेस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आउटले लगता है। अब देखिए, आप और हम सीजन के हिसाब से टिकट प्राइसेस देखकर प्लेन में बैठे या ना बैठे, एयरलाइन को ये सारे कॉस्ट देने पड़ते हैं। अब रेवेन्यू चाहे ऊपर हो या नीचे, ये कॉस्ट हमेशा ऊपर ही रहते हैं। और अगर एयरप्लेन के कॉस्ट काफी नहीं थे तो उसी के साथ आ जाते हैं क्लियरेंसेस, लाइसेंसेस और रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करने के कॉस्ट। अब ये कॉस्ट भी ज्यादातर फिक्स्ड ही होते हैं, लेकिन आगे जाकर कैसे बदलेंगे इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर होती है रेगुलेटरी रिस्क। जैसे मान लीजिए 5 सालों बाद सरकार बदलती है और जब नई सरकार आती है वो अपने साथ लाती है नए रूल्स और रेगुलेशंस जो एविएशन सेक्टर को इम्पैक्ट करते हैं। तो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का एयरलाइन सेक्टर पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा कॉस्ट पर्सपेक्टिव से, उसको बोला जाता है रेगुलेटरी रिस्क। एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ यूके की, जहां पर उनकी सरकार ने एयर पैसेंजर ड्यूटी जो एक टैक्स था, इसको बिजनेस क्लास फ्लाइट्स पर आउट ऑफ नोवेयर बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ, काफी ज्यादा कंज्यूमर्स जो पहले बिजनेस फ्लाई करते थे वो अब प्रीमियम इकोनॉमी या इकोनॉमी प्रेफर करने लग गए। और यहीं से आपको दिखेगा एयरलाइंस के कस्टमर्स का एक ट्रेंड जो इनकी मार्जिन्स को और भी कम कर देता है। देखिए, कोई भी इंसान ना किसी एक एयरलाइन को लॉयल नहीं होता। एयरलाइन के कस्टमर्स काफी ज्यादा कंजूस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्राइस से लॉयल होते हैं। इसीलिए क्या होता है, कई सारी एयरलाइंस लॉयल्टी प्रोग्राम्स बनाते हैं अपने कस्टमर्स को एक्टिव और एंगेज रखने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा होता है कि ये लॉयल्टी प्रोग्राम्स काफी महंगे होते हैं, और इन लॉयल्टी प्रोग्राम्स होने के बावजूद भी अगर एक कस्टमर को सस्ती टिकट दिखती है किसी दूसरे एयरलाइन की, तो वो उसी टिकट को बुक करता है। और अगर ये काफी नहीं था तो एक और मेजर रिस्क सुन लीजिए। एयरलाइंस काफी ज्यादा साइक्लिकल होती है, यानी जब पूरी दुनिया में एक एक्सपेंशन आता है और ग्रोथ होती है तब एयर ट्रैवल भी बढ़ जाता है, और जब रिसेशन आता है तब एयर ट्रैवल भी तुरंत घट जाता है। अब इतने सारे अगर प्रॉब्लम्स है तो क्या एयरलाइन स्टॉक्स से दूर रहें, इनमें इन्वेस्ट ही नहीं करना क्या? देखिए, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग दी लेजेंडरी वॉरेन बफेट जो मानते हैं कि एयरलाइन स्टॉक से थोड़ी दूरी बनाए रखना ही सही होता है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पर एयरलाइन स्टॉक्स में पैसे बन सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एयरलाइन स्टॉक्स भी साइक्लिकल होते हैं, तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी बिजनेस साइकिल के हिसाब से स्ट्रक्चर करो तो यहाँ पर आपको एक पोटेंशियल गेन मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आप देखते हो कि जीडीपी में कंसिस्टेंटली ग्रोथ आ रही है, आरबीआई भी रेपो रेट को नीचे की तरफ ले जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में एयरलाइन स्टॉक्स एक पॉजिटिव मूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि टिपिकली जब कंजम्पशन बढ़ता है और इंटरेस्ट रेट्स नीचे की तरफ ट्रेंड करते हैं तब एयरलाइन स्टॉक्स भी बेहतर रिजल्ट्स रिपोर्ट करते हैं। लेकिन दैट बीइंग सेड, एयरलाइन स्टॉक्स बिल्कुल भी एक बाय एंड होल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होते।
एनीवे मैं तो जेट एयरवेज को बड़ा मिस करता हूँ। आपकी फेवरेट एयरलाइंस कौन सी है या कौन सी थी, कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस देखते रह सकें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.